नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1500 BC से 600 BC। वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य भाषा का सूचक है, न कि किसी जाति का। और परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, तो यह श्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। हमने इससे पहले सिंधु घाटी वाली वीडियो में भी पढ़ा है कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन होने के बाद सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया, और माना गया जो सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का कहा जाता है। तो इस प्रकार हम जो सभ्यताओं का क्रम देखते हैं वह थोड़ा उल्टा भी दिखाई देता है, क्योंकि हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी वह एक नगरीय सभ्यता थी और अपने उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। परंतु जो वैदिक सभ्यता है वह एक ग्रामीण सभ्यता है और अपने कबीलाई समाज के लिए जानी जाती है। तो इस प्रकार सभ्यताओं का क्रमिक विकास थोड़ा सा उल्टा या विरोधाभास में दिखाई देता है। आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, जिनमें कुछ विद्वान और वो कहाँ आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं वो लिखा गया है। प्रोफेसर मैक्स मुलर, इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में बैक्ट्रिया अथवा आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया में था। अगले विद्वान बाल गंगाधर तिलक, इनके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इसका उल्लेख किया है। अगले विद्वान दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। गाइल्स के अनुसार आर्य यूरोप की डैन्यूब नदी घाटी के निवासी थे। इन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर तथा भौगोलिक सीमाओं, ज्ञात वनस्पतियों, अनाजों, पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है। अगले विद्वान डॉक्टर LD काला, इनके अनुसार आर्य कश्मीर हिमालय के निवासी थे। अगले डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इनके अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। परंतु इन सब के अतिरिक्त नवीनतम शोध करने वाले भगवान दास गिरवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अध्ययन की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ेंगे। इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। माना जाता है इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई है और शेष 3 अन्य वेदों की और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी के स्रोत। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। आपको बता दूं, किसी भी सभ्यता को समझने के लिए पुरातात्विक या साहित्यिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, मूर्तियां तथा मुहरें, उस टाइम की जो मुहरें हैं वे होती हैं, और मृदभांड। तथा साहित्यिक स्रोत में उस टाइम के लिखित साक्ष्य जैसे कहानियां, यात्रा वृत्तांत या फिर धार्मिक साहित्य। तो इस प्रकार जो ऋग्वैदिक सभ्यता है उसको जानने के हमारे पास पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं।
पुरातात्विक स्रोत में पहला एक अभिलेख है जो कि बोगुजगोई अभिलेख है। यह अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है और यह अभिलेख एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य जैसे ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त ऋग्वैदिक सभ्यता के पुरातात्विक स्रोत ताम्रपुंज या फिर गौरिक मृतभांड हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत में ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही हमें इस सभ्यता की लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए ऋग्वेद के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्रों की प्रधानता है। इसमें कुल 10 मंडलों को हम अध्याय की भांति समझ सकते हैं। जैसे अध्याय होते हैं वैसे ही मंडल, और 1028 सूक्त हम ये मान सकते हैं अध्याय के भीतर जो टॉपिक है, विषय वस्तु जो मुख्य विषय हैं वे सूक्त होगी, और 10,580 मंत्र या ऋचाएं। जो कुल मंत्र हैं 10,580 मंत्र हैं और इन्हें ऋचाएं भी कहते हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री या होता कहते हैं। ये सभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं और कितने ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है या ऋग्वेद का पठनकर्ता क्या कहलाता है, तो वो होत्री हो गया, ये होता। अगला, ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं और इन्हें गोत्र मंडल कहते हैं, जबकि ऋग्वेद में 10वां मंडल है वह सबसे बाद का मंडल है। तो अब हम मंडल और उनसे संबंधित कुछ जानकारी देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सविता को समर्पित है। सविता अर्थात चमकते सूर्य का देवता। गायत्री मंत्र का सृजन विश्वामित्र ऋषि ने ही किया है। अगला 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध और ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा का उल्लेख है। जो दशराग्य युद्ध है वह परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य जनों के राजाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दोनों तरफ आर्य तथा अनार्य शामिल थे। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। पूरा 9वां मंडल ही सोम देवता को समर्पित है। सोम वनस्पतियों का राजा माना गया है, वनस्पतियों का देवता माना गया है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। तो इस प्रकार इस पेज में सभी परीक्षा उपयोगी फैक्ट शामिल हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों का भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में हम देखेंगे ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। सप्त सैंधव क्षेत्र जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती, शतुद्री का वर्तमान नाम सतलज, विपाशा का वर्तमान नाम ब्यास, पुरुषणी का वर्तमान नाम रावी, वितस्ता का वर्तमान नाम झेलम, अस्किनी का वर्तमान नाम चिनाव। तो जो सप्त सैंधव क्षेत्र है वह इन 7 नदियों के क्षेत्र है। ऋग्वेद में इसे ही आर्यों का निवास स्थल बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलुज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाता था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता था जो है कि नृप्त नामक शब्द प्रयोग होता था। नृप्त नहीं बल्कि नप्त्री शब्द प्रयोग होता था। जो दादा, नानी, नाती, पोते आदि के लिए नप्त्री शब्द प्रयोग होता था। समाज वर्णों में विभाजित था, परंतु वर्ण कर्म आधारित था। जैसा कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता अन्न पीसती है। अर्थात वर्ण कर्म आधारित थे, आनुवंशिक रूप से वर्ण नहीं थे। समाज में स्त्रियों की स्थिति उन्नत थी। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है
कि स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी। बाल विवाह, सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार अर्थात पुत्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा महिलाओं के लिए विधवा विवाह तथा नियोग विवाह का भी अधिकार था। नियोग का अर्थ पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे विवाह की अनुमति, जबकि विधवा विवाह का अर्थ पति की मृत्यु हो जाने पर दूसरे विवाह की अनुमति। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बहुत उन्नत थी इस समाज में, ऋग्वैदिक समाज में। अगला, समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। पहला अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री होती थी, जबकि प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। ऋग्वैदिक समाज में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन तो नहीं था, पर कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा जाता था। वहतु कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन राजतंत्रात्मक था और हमने शुरू में भी बताया यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, यह कबीलाई रूप में रहती थी। तो जो कबीले का मुखिया है उसे राजन कहा जाता था या वह राजन कहलाता था तथा उसे ही जनस्य गोपा भी कहा जाता था। समाज की सबसे छोटी या आधारभूत इकाई कुल या गृह होती थी। इसका मुखिया कुलप कहलाता था, जबकि दूसरी इकाई इसके ऊपर गांव होती थी जिसका मुखिया ग्रामीण। गांव मिलकर विष बनाते थे और विष का मुखिया विषपति होता था तथा विष मिलकर जन बनाते थे, जन अर्थात कबीला, और इसका मुखिया राजन या जनस्य गोपा होता था। राजा की सहायता के लिए शासन प्रशासन चलाने के लिए 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं होती थी, जिनमें सभा, समिति, विदत और गण थी। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। सभा में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी और उन्हें सभावती कहा जाता था। समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार मिलता है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसका महत्व सभा से थोड़ा अधिक था। समिति की तुलना वर्तमान लोकसभा से की जाती है। अगला, विदत। यह ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार मिलता है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी भाग लेती थी। अगला, गण। ऋग्वैदिक कालीन यह ऐसी सभा थी जिसमें कुलीन लोग शामिल होते थे और इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। तो इस प्रकार ये 4 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिसमें सभा और विदत में महिलाएं भी भाग ले सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था है वह विदत है क्योंकि इसका उल्लेख 122 बार ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में एक कर मिलता है, बलि, स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर। जो बलि कर है वह राजा को अपनी स्वेच्छा से प्रजा द्वारा दिया जाता था। अगला, ऋग्वैदिक कालीन सेना नियमित नहीं थी, लेकिन युद्ध के समय एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था जिसे मलेशिया कहा जाता था। सेना इसलिए नियमित नहीं थी क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और जो राजा है वह भूमि का मालिक नहीं होता था बल्कि कबीले का रक्षक और पशुओं का रक्षक होता था। ऋग्वैदिक कालीन धर्म। ऋग्वेद में धर्म बहुदेववाद पर आधारित था। धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य पुत्र और पशु की प्राप्ति करना था। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे उनको आर्यों ने 3 श्रेणी में बांटा है: आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता तथा पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता में सूर्य, ध्वंस या देव, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा तथा अश्विन, ये सभी आकाश के देवता थे। अगला, अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ये सभी अंतरिक्ष देवता हैं। तथा पृथ्वी देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति तथा सरस्वती हैं। आपको बता दूं, इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था। इसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इंद्र के बाद अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इस पर ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं तथा अग्नि को देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करने वाला कहा गया है।
ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में वरुण तीसरा सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इसे समुद्र का देवता या प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। आर्यों का सबसे प्राचीन देवता द्यौ है, जिसे आर्य पिता तुल्य मानते थे। इसके अतिरिक्त पूषण को वनस्पति और औषधियों का देवता, मित्र को उदित होते हुए उगते हुए सूर्य का देवता तथा सविता को चमकते हुए सूर्य का देवता कहा गया है। आर्यों का आर्थिक जीवन या ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन तथा द्वितीयक पेशा कृषि था। पशुपालन में भी गाय सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र पशु था। गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी तथा गायों को अगन्य न मारे जाने वाला जानवर कहा गया है। अगन्य। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी, जिन्हें गविष्टि कहा जाता था। गाय के बाद समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा था, जो कि एक अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि भी आर्यों के पालतू जानवर थे। गाय का आर्यों के जीवन में इतना व्यापक महत्व था कि राजा के लिए गोपति, दूरी के लिए गव्यतु, समय के लिए गोधूली, अतिथि के लिए गोहन तथा पुत्री के लिए दुहिता कहा गया है। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में संक्षिप्त रूप से ऋग्वैदिक काल से संबंधित सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं को संक्षिप्त रूप में पढ़ लिया है तथा अंत में आप सभी के लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। पूरी उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर देंगे। प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी गोधन, ऑप्शन सी मकान और ऑप्शन डी भूमि। तो अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।